बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 43। दूसरे दिन एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में सलाहुद्दीन को मिस्र के नए वजीर आज़म का एजाज़ पेश किया गया। उस तकरीब में उमराए नूरिया के अलावा काहिरा के मुअज़्ज़िज़ीन और फौजी अफसरों को भी बुलाया गया। मिस्र के आवाम और ख़ास सलाहुद्दीन के इंतखाब पर कुछ ज़्यादा खुश न थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अमीर ज़ादा सलाहुद्दीन का बहैसियत वजीर आज़म इंतखाब खुद फातमी खलीफा ने किया है तो उनके कुछ आंसू पूछ गए। उमराए नूरिया जानते थे कि अगर सलाहुद्दीन के अलावा किसी और को वजीर आज़म बनाया गया तो हर अमीर अपना हक जताएगा और इख्तलाफ कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए तमाम उमराए नूरिया ने सलाहुद्दीन को मुंतखब कर लिया, लेकिन ऐनुद्दौला बारूकी की रग टेढ़ी की टेढ़ी रही। वो सलाहुद्दीन ही से नाराज़ नहीं था बल्कि तमाम उमरा के खिलाफ हो गया था। इसलिए उसने काहिरा छोड़ दिया और दमिश्क चला गया। शाम को सलाहुद्दीन मिस्री खलीफा की सलामती के लिए गया। हरीम खिलाफत की तफसील इससे पहले बयान की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर मुख्तसरन बयान की जा रही है। सलाहुद्दीन जलूस की सूरत में तमाम शामी उमरा के साथ कसरे खिलाफत पहुंचा। उसके इस्तकबाल के लिए जौहर उस्ताद, काज़ी उल क़ुज़ा, जलीस बिन अब्दुल कवी और मुतमने खिलाफत महल की सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। उन्होंने सलाहुद्दीन को खुशामदीद कहा और जलूस में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। तमाम उमराए नूरिया वहीं ठहर गए। फिर उन्हें मेहमान खाने में पहुंचाया गया जहां उनकी खातिर मुदारात की गई। इधर सलाहुद्दीन तीनों मुसाहिबों के साथ सीढ़ियां चढ़कर कसर में दाखिल हुआ। कसर के दरवाजों पर मजबूत हबशी दरबान खड़े थे जो नंग तलवारों से सलामी देते थे। ये लोग दरवाजों से गुजरकर एक वसी सहन में पहुंचे जिनके सतून संगे मरमर के थे और छतें जरनिगार और तरह तरह के नक्शो निगार से आरास्ता थी। जमीन पर बेहतरीन टाइल का फर्श था। कहीं संगे मरमर के फवारे थे जिनके इर्द गिर्द मशरिक के मखसूस परिंदों के झुंड थे। बहुत से मोड़ों और बीच दर बीच रास्तों से गुजरकर वो शाही दीवाने खास तक पहुंचे। हाशिया नशी गुलामों की एक कसीर तादाद जरनिगार खिलतें जेबतन किए खड़ी थी। उनके पहुंचने पर खादिमों ने बुलंद आवाज में अपनी हाजिरी की इत्तला दी। यहाँ काज़ी उल क़ुज़ा, जौहर उस्ताद और मुतमने खिलाफत ने अपनी तलवार जिस्म से अलग करके खादिमों को दे दी। उन्होंने सलाहुद्दीन को भी तलवार अलग करने का इशारा किया। सलाहुद्दीन बेखौफ खतर तलवार अलग करके गैर मुसल्लह हो गया। उसके बाद तीनों मिस्री मुसाहिब इस तरह जमीन बोस हुए जैसे सजदा कर रहे हों। सलाहुद्दीन ने अपने तरीके से सर को झुकाकर ताज़ीम पेश की। उस वक्त सोने और मोतियों से बोझल बड़े बड़े जर्क बर्क पर्दे एकदम उठ गए और पीछे खलीफा का जलवा नजर आया। फातमी खलीफा लाजिद को मुसलसल बीमारी ने बिल्कुल लागर कर दिया था। शाही तबीब उसके तख्त के बराबर दस्त बस्ता खड़ा था। खलीफा की तमाम बीमारी बेएतदाली और बदपरहेजी की वजह से थी। कसरत अय्याशी ने उसकी तंदुरुस्ती बर्बाद करके रख दी थी। निज़ाम हज़म ऐसा बिगड़ा था कि कोई चीज़ मुश्किल ही से हजम होती। खलीफा के नक्शो निगार अच्छे थे, लेकिन खिलते हुए रंग पर बीमारी ने जर्दी की एक तह जमा दी थी। सलाहुद्दीन को उसकी सेहत देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन यह सब कुछ किया धरा खुद खलीफा का था। खलीफा के दोनों राजदार मुसाहिब काज़ी उल क़ुज़ा और जौहर उस्ताद ने खलीफा की तमाम कोताहियों और बदआमालियों से सलाहुद्दीन को आगाह कर दिया था। खलीफा ने हल्का सा तबस्सुम फरमाया और मुस्कुराहट की एक हल्की सी किरण उसके चेहरे पर नमूदार हुई। सलाहुद्दीन, खलीफा ने जोर लगाकर उसे मुखातिब किया। फरमाइए खलीफा मोहतरम। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मैं गोश बर आवाज हूं। हम तुमसे बहुत खुश हैं। खलीफा मुश्किल से ये अल्फाज कह सका। यूं मालूम होता था जैसे खलीफा को इन अल्फाज के अदा करने में काफी जोर लगाना पड़ा था। खलीफा ने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हें मिस्र का वजीर आजम मुंतखब किया और अपनी मुल्की और जाती। खलीफा कहते कहते एकदम रुक गया और उसने घूर के मुतमने खिलाफत को देखा। क्या हम वजीर आजम से भी तखलिया में गुफ्तगू नहीं कर सकते? मुतमिने खिलाफत ने फौरन दोजानू होकर जमीन चूमी और कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम बंदगाने आली मकाम वजीर आजम की रहनुमाई करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। गुस्ताखी माफ फरमाइए, हम वापस जा रहे हैं। काज़ी उल क़ुज़ा, जलीस बिन अब्दुल कवी, राजदार खास, जौहर उस्ताद और मोतमिने खिलाफत सलाम करके वापस जाने लगे तो सलाहुद्दीन ने टोका, सुनो मोतमिने खिलाफत। सलाहुद्दीन की आवाज पर तीनों के कदम जहां थे वहीं रुक गए। मोतमिन ने पलटकर सलाहुद्दीन को तस्लीम की। गुलाम हाजिर है,
हुक्म दीजिए वजीर आजम। मोतमिन ने सर झुकाया, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। कसरे खिलाफत में सिर्फ खलीफा मोहतरम का हुक्म चलता है, सलाहुद्दीन ने बारोब आवाज में कहा। तुम्हें ताकीद है कि जब तक खलीफा मोहतरम गुफ्तगू फरमाते हैं, उनके इर्द गिर्द 100 गज तक कतई तखलिया होना चाहिए। तामील हुक्म होगी मोहतरम वजीर आजम, मोतमिन खिलाफत ने सर झुका के कहा। इस बात का और ख्याल रखा जाए, सलाहुद्दीन ने दूसरा हुक्म सादिर किया। कोई कनीज या गुलाम अगर किसी पर्दे, दरीचे या सतून की आड़ में खड़े होकर गुफ्तगू सुनता हुआ पाया गया तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तामील होगी वजीर आजम। पैरों के साथ अब उसकी जबान भी कांप रही थी। मोतमिन खिलाफत ने बाहर निकलकर ऐसा सख्त तखलिया कहा कि कसरे खिलाफत कनीजों और गुलामों से तकरीबन खाली हो गया, सिवाय बाहर जाने वाले दरवाजों और बाएं बाग के किसी और जगह कोई कनीज या गुलाम नहीं बचा। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं सलाहुद्दीन, तुमने अच्छा किया, अब इनके कान खुल गए होंगे। खलीफा ने तशक्कुर भरी नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। खलीफा मोहतरम, हर शख्स को उसके मकाम पर रखना चाहिए, सलाहुद्दीन ने संजीदगी से कहा। इनकी जायज जरूरतों के सिलसिले में कभी हाथ ना रोकना चाहिए। अगर इन्हें जरा भी ढील दी गई तो ये सर पर सवार हो जाएंगे और खुद हुक्म चलाने लगेंगे। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। खलीफा ने सर हिलाया। हाँ सलाहुद्दीन, हम कह रहे थे कि अब तुम वजीर आजम हो, हमने तुम्हें अपने मुल्की और जाती मामलात पर पूरा इख्तियार दिया है। तुम जिस तरह चाहो इंतजाम और इंसराम कर सकते हो। तुम हमारा मतलब समझ रहे हो सलाहुद्दीन? जी खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने अदब से कहा। जहां तक जाती मामलात का ताल्लुक है तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसमें दखल दूं। मेरे ख्याल में यह हरीम खिलाफत के वकार के खिलाफ है कि कोई वजीर आजम कसरे खिलाफत के किसी मसले में दखल दे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सलाहुद्दीन, खलीफा ने मुशफिकाना अंदाज में कहा। हमारा वकार उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब कसरे खिलाफत के तमाम मुलाजमीन को यह इल्म हो कि उनके तमाम आमाल की बाजपुरस हो सकती है और वजीर आजम कसरे खिलाफत के किसी भी बाइख्तियार अफसर को उसके ओहदे से अलग कर सकता है। ये इख्तियार हम तुम्हें मसलहतन दे रहे हैं। अगर खलीफा की ख्वाहिश है तो मैं इसका एहतराम करूंगा, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। खलीफा ने जरा और वजाहत की। दरअसल हम चाहते हैं कि शाही महल्लात में फैलने वाली रेशा दवानियां और सर उठाती हुई साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। मैं समझ रहा हूं खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन बोला। मेरा ख्याल है कि शाही महल्लात में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत दारोगाए महल्लात की होती है। तुम्हारी नजरें बिल्कुल दुरुस्त खतूत पर हैं। खलीफा ने तहसीन आमेज नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। तुम्हें मालूम होगा कि पहले जरगाम नाम का एक शख्स दारोगाए महल्लात था। उसमें और उस वक्त के वजीर आजम में इख्तलाफ पैदा हुआ तो उसने वजीर आजम को हटाने के लिए सईद के गवर्नर मलिक शावर को बुलवा लिया। मलिक शावर ने ताकत के जोर पर दारुल वजारत पर काबिज होकर वजीर आजम बन गया। ये बातें तुम्हें जरूर मालूम होंगी, और नहीं मालूम है तो किसी से मालूम कर लेना चाहिए। खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे हर बात का इल्म है। इसी वजह से मैंने अर्ज किया था कि शाही महल्लात की सबसे ताकतवर हस्ती दारोगा महल्लात होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हूं, आपकी तरफ कोई नजर भी उठाकर नहीं देख सकता। आप सुकून से रहें और अपनी तंदुरुस्ती और सेहत का ख्याल रखिए। खलीफा मोहतरम, मुझे हर वक्त अपने हुक्म का पाबंद पाएंगे। खलीफा की मसहरी के साथ सोने का घंटा लटका रहता था और घंटे पर चोट मारने के लिए सोने ही की एक मोगरी सरहाने रखी रहती थी। खलीफा ने मोगरी उठा के घंटे पर मारी, जिससे पूरा महल गूंज उठा। ये कनीज़े खास को बुलाने का तरीका था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि कनीज हाँपती कांपती पहुंची और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तखलिया खत्म हुआ। जो लोग हमारे हजूर में खड़े थे वो हाजिर हो सकते हैं। खलीफा ने हुक्म दिया और कनीज तामील के लिए बाहर की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद मोतमिन खिलाफत, काजी उल कुज़ा और जौहर उस्ताद वापिस आ गए। कनीज और गुलाम अपने अपने मकाम पर खड़े हो गए। खलीफा ने एक गुलाम को इशारा किया, वो बाहर गया और फौरन एक जरनिगार खिलत लेके चूमी, फिर इस तरह सोने की खान में रख दी ताकि रुखसत होते वक्त खिलत को अपने साथ लेता जाए। खलीफा ने गुलाम से कहा, हमने वजीर आजम सलाहुद्दीन को अल मलिकुल नासिर का खिताब अता किया है, इस खिताब का ऐलान किया जाए। गुलाम ने अपनी जगह खड़े ऐलान किया, अल मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन वजीर आजम मिस्र। अभी उस गुलाम की आवाज गूंज रही थी कि बाहर राहदारी में खड़े गुलाम ने उस ऐलान को दोहराया, अल मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन वजीर आजम मिस्र।
پھر تو ہر دروازے اور ہر راہداری میں کھڑے غلام نے ایک ایک کر کے اس اعلان کو دہرانا شروع کیا اور دیر تک الملک الناصر صلاح الدین وزیر اعظم کے الفاظ سے قصر خلافت گونجتا رہا۔ صلاح الدین نے ایک بار پھر اظہار تشکر کے طور پر سر کو ذرا خم کر کے خلیفہ کو تعظیم پیش کی۔ خلیفہ نے صلاح الدین کو قریب بلایا اور ایک بیش قیمت ہار اسے دیا۔ صلاح الدین کو تیسری مرتبہ تعظیم پیش کرنی پڑی، چونکہ تخلیہ ختم ہو چکا تھا اور کنیز و غلام شاداں فرحاں ادھر ادھر چل پھر رہے تھے، اس لیے صلاح الدین کی وزارت اور الملک الناصر کے خطاب کی خبر محل سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ مصر کے عمائدین سلطنت اور ارکان دولت نے سنا تو صلاح الدین کی قیام گاہ کی طرف مبارکباد دینے دوڑے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم صلاح الدین ابھی تک قصر خلافت میں ہیں، تو ان کے پرے کے پرے حریم خلافت پہنچ گئے۔ صلاح الدین خلیفہ کو رخصتی سلام کر کے باہر آیا تو وہاں ایک جمع غفیر اکٹھا تھا۔ داروغہ محلات جو کسی کو منہ نہ لگاتا تھا اس وقت صلاح الدین کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ جوہر استاد اور قاضی القضاء جلیس بن عبد القوی اب تک صلاح الدین کو ساتھ لیے چلے آ رہے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کے ڈونگرے برس رہے تھے اور ہر ایک صلاح الدین کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لیے دوسرے کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ حریم خلافت کے پہرے داروں کو انتظام کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کے نعروں کا جواب دیا۔ مجمع کچھ خاموش ہوا تو صلاح الدین نے اعلان کیا کہ قید خانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور سوائے ملک شاور کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے اور تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، خواہ انہیں سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو۔ خبردار کسی قید خانے میں کوئی قیدی باقی نہ رہے۔ اس اعلان سے لوگ مسرت کے مارے ناچنے لگے اور اس قدر نعرے لگائے کہ ان کے گلے بیٹھ گئے۔ خاص اور عوام سب نے مطالبہ کیا کہ وہ الملک الناصر وزیر اعظم مصر کو جلوس کی صورت میں دارالوزارت تک لے جائیں گے۔ صلاح الدین نے انکار کیا، لیکن جب عوام کا اصرار زیادہ بڑھا تو صلاح الدین کو راضی ہونا پڑا۔ صلاح الدین کے محافظوں نے اسے اپنے حلقے میں لے لیا اور یہ جلوس نعرے لگاتا ہوا دارالوزارت کی طرف روانہ ہوا۔ پورا قاہرہ جلوس دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ امراء نوریہ کو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم صلاح الدین کا جلوس دارالوزارت جا رہا ہے تو وہ سب بھی دارالوزارت پہنچ گئے۔ دارالوزارت کے صدر دروازے پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امراء نوریہ کے علاوہ شہر کے تمام معززین اور عمائدین سلطنت موجود تھے۔ صلاح الدین کے انتخاب کو خلیفہ کے علاوہ مصری عوام اور خاص نے بھی پسند کیا تھا۔ دارالوزارت میں اس وقت تک تمام امراء نوریہ کا قبضہ تھا، لیکن صلاح الدین کے انتخاب کے بعد تمام امراء نے دارالوزارت خالی کر دیا۔ انہیں قاہرہ میں بڑی بڑی حویلیاں اور بعض کو محلات دیے گئے۔ بظاہر تو صلاح الدین سے مصری اور شامی بہت خوش تھے، لیکن بعض امراء نوریہ کے دل میں بھی کھوٹ تھا۔ اسی طرح مصری سردار اور امراء کی ایک بڑی تعداد صلاح الدین کو پسند نہ کرتی تھی اور وہ یہی چاہتے تھے کہ انہیں پہلے کی طرح منمانی کی اجازت دی جائے، لیکن صلاح الدین انتظامی اور فوجی دونوں معاملات میں بہت سخت تھا۔ مشہور ہے کہ اگر شاہ وقت بغیر قیمت ادا کیے ایک انڈا مانگ لے تو اس کے عمال اور غلام آبادی کی تمام مرغیاں پکڑ کے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ یہی حال صلاح الدین کی عام معافی کے اعلان کا ہوا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا تھا کہ سب کو قید سے آزاد کر دیا جائے سوائے ملک شاور کے رشتہ داروں اور اس کے ساتھیوں کے۔ ملک شاور کے رشتہ داروں میں اس کے 2 بیٹے کامل اور طاہا تھے۔ ملک شاور کی دوسری بیوی اور اس کی 2 بچیوں کو پہلے ہی پناہ دی جا چکی تھی۔ باقی اور کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار نہیں تھا، اور اگر ہوگا بھی تو صلاح الدین کا اعلان سن کر کہیں پوشیدہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن کوتوال شہر کو تو اپنی کارگزاری دکھانا تھی۔ اس نے نئے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے ملک شاور کے تمام دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ کوتوال شہر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر لے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے بہت شور مچایا مگر کون سنتا؟ پھر کوتوال شہر کی ناراضگی کون مول لیتا؟ بس بڑے بڑے شرفا اس داروگیر کی لپیٹ میں آ کر قید خانے پہنچ گئے۔ صلاح الدین نے وزارت حاصل کرتے ہی سلطان دمشق نور الدین محمود زنگی کے نام مصر کے احوال پر مشتمل ایک نامہ بھیجا۔ اس نامے کو دمشق پہنچانے کے لیے اس نے ایک سردار کا انتخاب کیا جو ان تمام واقعات کا عینی شاہد تھا۔ صلاح الدین نے نامہ بر کو بتا دیا کہ اس کا ایک دشمن دربار دمشق میں موجود ہے۔ اس کا اشارہ امیر عین الدولہ باروکی کی طرف تھا جو صلاح الدین کے انتخاب سے ناراض ہو کر دمشق واپس چلا گیا تھا۔ امیر باروکی کی آنکھوں پر حسد کا ایسا پردہ پڑا کہ وہ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ وہ دمشق واپس جا کر شرکوں سے کیے ہوئے ایک عہد کو توڑ رہا ہے۔ اس عہد کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب شرکوں نے نصرانیوں کو شکست دے کر انہیں مصر سے نکال دیا تھا تو اس نے امراء نوریہ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر یہ عہد لیا
کہ وہ دमिश्ق سے किसी सूरत भी नहीं जाएंगे और मिस्र के हालात दुरुस्त करने में उसकी मदद करते रहेंगे। सलाहुद्दीन के बाज़ अमीर अब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन फ़की ईसा हकारी ने समझा बुझाकर उनका दिल सलाहुद्दीन की तरफ से साफ कर दिया था। दमिश्क पहुंचकर अमीर ऐनुद्दौला बारूकी ने सलाहुद्दीन के खिलाफ बड़ा जहर उगला था, लेकिन जब सुल्तान के पास सलाहुद्दीन का कासिद पहुंचा और सुल्तान को तहरीरी और ज़बानी तमाम हालात का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और उसने एक दिन दरबार में बड़े फ़ख्र से कहा, हमारे दरबारी उमारा जानते हैं किसी मुल्क को फतह करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बल्कि फतह किए हुए मुल्क पर कब्जा बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिस्र पर हमने पहले जो 2 फौजें भेजी उससे पूरा मिस्र या मिस्र का बेशतर हिस्सा फतह हुआ था, लेकिन वहाँ के हालात ऐसे ना थे कि मिस्र पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। ये मुश्किल तीसरी मुहिम में आसान हो गई। इन तमाम फतुहात का सहरा मरहूम असदुद्दीन शीरको के सर है। शीरको ने एक तरफ तो नसरानी लश्कर को शिकस्त देकर उन्हें मिस्र से भगा दिया, दूसरी तरफ तलव्वुन मिजाज वजीर आजम को ठिकाने लगाकर मिस्र की वजारत पर कब्जा कर लिया। शीरको की अचानक मौत से शामी लश्कर किसी मुश्किल से दोचार हो सकता था, लेकिन हमारे परवरदा सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब ने मिस्र के हालात इस खूबी से संभाले कि मुखालफत की बजाय अवाम और ख़ास सलाहुद्दीन और शामी लश्कर के गर्विदा हो गए। हम जानते हैं कि हमारे बाज़ तजर्बाकार और सिन रसीदा उमरा को एक कम उम्र अमीर के मिस्र का वजीर आज़म बन जाने का अफसोस हुआ, क्योंकि वो सलाहुद्दीन से तजर्बेकार और उम्र में बड़े हैं। लेकिन हमने सलाहुद्दीन की जिस अंदाज से परवरिश की थी उसका ये तकाजा था कि वो कोई कारनामा अंजाम दे, और ये उसका अहम कारनामा है कि उसने मिस्र के वजीर आज़म का ओहदा हासिल किया और सिर्फ चंद दिनों में मिस्र की तमाम ताकतों को कुचल के रख दिया। अमीर ऐनुद्दौला बारूकी के तमाम किए धरे पर ओस पड़ गई। वो काहिरा से ये सोच के आया था कि दमिश्क पहुंच के सलाहुद्दीन का तख्ता उलट देगा, लेकिन यहाँ तो पांसा ही उल्टा हो गया। सुल्तान की मुख्तसर तकरीर ने साबित कर दिया कि इस वक्त सुल्तान की नज़र में सलाहुद्दीन की जो वक़्त है वो किसी और अमीर की नहीं। सलाहुद्दीन ने अपने ख़त में बड़ा आजिज़ाना अंदाज इख्तियार किया था और दरख्वास्त की थी कि उसे मज़ीद हिदायत से नवाजा जाए। सुल्तान ने उसके जवाब में सलाहुद्दीन को बड़ा मुशफ़िकाना जवाब लिखा। उसका शाहाना ख़त कुछ इस तरह था, अशरफ नूरुद्दीन महमूद सुल्तान दमिश्क को बिलाद इस्लामिया मशरकी वुस्ता बनाम सलाहुद्दीन अमीर सिपे सालार मजमाए उमराए नूरिया मुकीम दयार मिस्र। तुम्हारे ख़त और नामा भर की ज़बानी जो हालात मालूम हुए उससे साबित हुआ कि तुमने सही रास्ता इख्तियार किया है। जहाँ तक हमारी हिदायत का ताल्लुक है तो हमने अमीर असदुद्दीन शीरको को फैसले के पूरे इख्तियारात दिए थे, वही इख्तियारात तुम्हें दिए जाते हैं। तुम अपने मामलात में कुली तौर से आज़ाद हो, सिवाय इसके कि सख्ती की जगह मुनासिब सख्ती और नरमी की जगह अफवा दरगुजर से काम लो कि अवाम के दिलों की तस्कीर का यही सबसे बड़ा नुस्खा है। सलाहुद्दीन ने यह ख़त अपने दरबार में पढ़कर सबको सुनाया। वो उमरा जिनके दिल में अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई बात थी भी तो वो भी ख़त्म हो गई। आम माफ़ी के ऐलान से जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा उनके घरों में तो घी के चराग जल गए, लेकिन काहिरा के कोतवाले शहर ने उस ऐलान से ये फ़ायदा उठाया कि मलिक शावर के तमाम दोस्तों और अहबाब को पकड़कर कैद में डाल दिया। यही नहीं बल्कि कोतवाले शहर को जिन जिन उमरा से दुश्मनी थी उन्हें भी मलिक शावर की दोस्ती की आड़ में कैद कर दिया। इससे काहिरा में बड़ी बेचैनी फैली। उन बेगुनाह उमरा और मोअज़्ज़ज़ीन की बीवियों ने स्याह मातमी लिबास पहने और कसरे खिलाफत पहुंच गई, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो सलाहुद्दीन की शिकायत करने जा रही थी और कसरे खिलाफत का कोई शख्स सलाहुद्दीन की मुखालफत लेने पर तैयार न था। बेगमात ने बड़ा वावेला किया, लेकिन जो मोतमिन खिलाफत ने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि अगर एक औरत भी महल में दाखिल हो गई तो तमाम पहरेदारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि मोतमिन खिलाफत को सलाहुद्दीन से कोई हमदर्दी थी। मोतमिन तो सलाहुद्दीन के सख्त खिलाफ था और एक ज़बरदस्त साजिश की तैयारियों में मसरूफ था। दरअसल उस वक्त उसे अपनी जान की फिक्र थी। वो दारोगाए महल्लात था। अगर औरतें खलीफा तक पहुंच जाती तो सलाहुद्दीन को यह गुमान हो सकता था कि मोतमिन ने खुद औरतों को खलीफा के सामने पेश किया है। अपनी जान बचाने के लिए खवातीन को अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन उन्हें यह मशवरा ज़रूर दिया कि वो अपना मुकदमा बजाय खलीफा के सलाहुद्दीन के सामने पेश करें जिसने ये गलत का हुक्म दिया था। खवातीन की समझ में भी ये बात आ गई और वो खलीफा से मायूस होकर दारुल वजारत पहुंच गई। सलाहुद्दीन ने अपने दरवाजे हर एक के लिए खोल दिए थे। मलिक शावर के ज़माने तक दारुल वजारत में बड़े बड़े अमीर दाखिल ना हो सकते थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने जिस तरह आम माफ़ी का ऐलान किया था
اسی طرح عوام کو عام ملاقات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ احتیاط کے طور پر اس نے محافظوں اور پہرے داروں کو یہ تاکید کر دی تھی کہ نئے ملاقاتیوں پر خاص نگاہ رکھیں اور انہیں اندر بھیجنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ انہوں نے کوئی اسلحہ تو نہیں چھپا رکھا ہے۔ خواتین کے معاملے میں اس احتیاط کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔